नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर। बहुत थैंक यू स्वागत सर। है आपका। और जिस तरीके की आशंकाएं हम पिछले दिनों लगातार जता रहे थे कि जो बिल्कुल। मिडिल ईस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा उथल-पुथल होने की संभावना है और वह अब दहलीज पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अब इज़राइल और हमास तो आमने-सामने थे ही, बिल्कुल। लेकिन अब इज़राइल और ईरान आमने-सामने हो गए हैं। दोनों एक-दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। अमेरिका कहीं न कहीं इज़राइल को रोकने की कोशिश ज़रूर कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति जो है वो स्थापित की जा बिल्कुल। सके। लेकिन अब किस तरीके से जो मिडल ईस्ट में है वो मामला बिगड़ता जा रहा है, मिडल ईस्ट एक बार फिर से अशांति की ओर जा रहा है बिल्कुल। और स्थितियाँ वर्तमान में क्या है, उस पे आप कैसे देखेंगे? अंकित, बिल्कुल आपने शुरू में ही कहा कि हम लोग आशंका जता हाँ। रहे थे कि ये चीज़ बढ़नी नहीं चाहिए, एस्केलेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम आशंका जता रहे थे कि हो सकता है, क्योंकि ईरान हम जानते हैं कि शुरू हुँ, से उसने हमने बहुत डिटेल में बताया था कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कैसे बनाया हुँ, था उसने, और इज़राइल की एक्जिस्टेंस को ही वो देखना नहीं चाहता है। हुँ, तो ये शुरू से ऐसा था ऑलरेडी, ईरान और इनके बीच में, इज़राइल के बीच में। हुँ, और इनकी दुश्मनी हालाँकि बहुत नई नहीं है, बाद में ही हुई है। लेकिन आशंका लग रही थी कि कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया, क्योंकि हिज़्बुल्लाह और हौतीस तो थे ही, और हम हुँ, जानते थे कि बिल्कुल ईरान वो समर्थन दे रहा है उनको, हथियार से लेके हर एक चीज़ का। लेकिन ये नहीं था कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो होगा। हुँ, हालाँकि हमने आशंका जताई थी, हो नहीं हम लोग ये कह रहे थे, हुँ, लेकिन हुँ, वो हो गया। और देखिए हुआ इसी वजह से कि जब इज़राइल ने इजिप्ट में, दमिश्क में जो ईरान का एम्बेसी थी, हुँ, उस पर हमला किया। कायदे में ईरान का क्या, इज़राइल ने बोला कि एम्बेसी पर नहीं किया इन्होंने। आस-पास एम्बेसी में की किया था। एनेक्सी थी थोड़ी दूर पर, और जहाँ हुँ, पर बेसिकली इनका कहना था कि वहाँ पर इनके जो मिलिट्री पर्सनल थे ईरान ईरान के, जिसमें ऑलरेडी जो मारे गए उसमें 2 मेजर जनरल, 5 और थे, और एक और जो मारा गया है वहाँ पर टोटल 7, और 6 तो दूसरे थे, सिविलियंस और बाकी। तो इनमें उनका कहना था इज़राइल का कि इसमें एक कमांड सेंटर था हुँ, हुँ, वहाँ का, ईरान का, जहाँ से कि वो सारे डायरेक्शंस देते थे हूतीज़ बिल्कुल। को, हिज़्बुल्लाह को, इनके जो बाकी मिलिटेंट्स थे। और वहाँ पर उन्होंने, लेकिन इज़राइल ने ये नहीं कहा था कि उन्होंने वहाँ टारगेट किया। उन्होंने कहा कि हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि हमने वहाँ जानबूझ के टारगेट किया। लेकिन उसके बाद ईरान ने सहारा लिया हुँ, आर्टिकल 51 यूनाइटेड ईवन का, जिसमें ये था कि भाई जिस जगह पर दूतावास अगर है, वो उसकी टेरिटरी मानी जाती है उस देश की। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि आपने वहाँ अटैक किया तो हमारा जो है आपने अधिकार हमारे है। ऊपर किया है, और हम इसको रिटेलिएट करेंगे। और ये एक मौका मिल गया, जो हम लोग पहले कह रहे थे कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का ईरान को मौका मिल आधार गया। नहीं था, एक आधार मिल गया ईरान को इसके लिए। और ईरान ने 2 हफ्ते बाद, उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम लिया और उन्होंने अपना इसके ऊपर अटैक किया। लेकिन अटैक देखिए, काफ़ी उन्होंने, कई चीज़ें थी उसमें, तकरीबन 185 ड्रोन थे, 110 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल्स थीं, 30 से लेके 36 तक कहा जा रहा है क्रूज़ मिसाइल्स थीं। तो इतना छोटा-मोटा भी नहीं था। हालाँकि ईरान ने 2-3 पॉइंट हैं जो आगे भी हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि पहले सूचना दे दी थी उन्होंने अमेरिका को 72 घंटे पहले, जिनके एयर स्पेस से मिसाइल्स गुजरनी थी उनको दे रखा था, अपनी उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दिया था। बट मुख्य चीज़ देखिए ये है कि इतनी बड़ी उन्होंने तादाद में किया, तकरीबन अगर ड्रोन सारा मिला लीजिए तो 350 के आसपास उन्होंने हथियार यूज़ किए हैं सब मिला करके। हुँ, और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स मेन है जो उन्होंने इस्तेमाल किया इसके अंदर। उसके साथ ये भी बोला उन्होंने कि कोई सिविलियन टारगेट उन्होंने नहीं किया, कि उन्होंने हुँ। लड़ाई के ऊपर वो लड़ाई ईरान ने बढ़ा। सिविलियन को हाँ, टारगेट नहीं उन्होंने किया। बोला कि हम कुछ ऐसा नहीं किए हैं, और एम हमारा ये नहीं था, और एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं हम। लेकिन उन्होंने ज़रूर बोला था कि अमेरिका को और जो बाकी देश है उनको 72 घंटे पहले बता दिया था। हालाँकि अमेरिका ने कहा कि 72 घंटे नहीं पहले, लेकिन कुछ देर पहले ज़रूर मैसेज मिला था। और इसके बरखिलाफ देखिए इज़राइल ने ये बोला है कि 99% जितने भी ये मिसाइल्स और ड्रोन्स और बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स आई थी, उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया।
हालांकि कुछ मीडिया में कहा जा रहा है कि 90% तक, बट ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात ये भी है कि ईरान ने कर दिया, और चाहे वो 1% है चाहे 10% हो, तो डैमेज तो हुआ। और जो डैमेज हुआ है, देखिए ईरान की जो मिसाइल्स हैं ये 2-3 बिल्कुल नई मिसाइल्स हैं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि हाइपरसोनिक, बट कितनी हाइपरसोनिक हम कह नहीं सकते, बट कुछ की रेंज 1500 किलोमीटर की भी थी इनकी। अब देखिए इन्होंने 2 ड्रोन्स इस्तेमाल किए, शहीद ड्रोन्स। ऑलरेडी इनके तो रूस में काफ़ी संख्या में इस्तेमाल हुए, शहीद 131, बट इन्होंने शहीद 131 और 136 दोनों ड्रोन्स इस्तेमाल किए यहाँ पर, जिनकी रेंज तकरीबन 1200 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल की जो कि शेकन मिसाइल है, खैबर करके शेकन करके एक मिसाइल है जो उन्होंने इस्तेमाल किए। और बैलिस्टिक मिसाइल भी उन्होंने इमाद करके एक मिसाइल है, वो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये रिलेटिवली नई मिसाइल्स हैं जो कि उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, टेस्ट जरूर किया था उसमें। और इन मिसाइल्स की देखिए कैपेबिलिटी है कि तकरीबन 500 से 600 किलोग्राम तक का जो एक्सप्लोजिव है वो लेके जा सकती हैं। और जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जो ये क्रूज मिसाइल्स आई थी, वो जब टारगेट पर सीधी नहीं आई, आते आते अपना रास्ता बदलते हुए आई। इस वजह से मतलब ये एक कैपेबिलिटी थी, एक नई चीज थी जो टारगेट पर जाते समय ऐसा कर रही थी। नॉर्मल तो फ्लाइट में करना अलग की बात है। तो इस वैलिड पाथ से फर्क पड़ता है, क्योंकि वो कई बार जो उनके एंटी मिसाइल हैं वो धोखा खा जाती हैं और उनको टारगेट नहीं कर पाती। तो ये एक बड़ी चीज है। हालांकि वो कहा जा रहा था, जो इजराइल ने बताया है और मीडिया में जो है, कि जितने भी ड्रोन्स थे सारे इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। इजराइल ने कर दिया डिस्ट्रॉय, इजराइल का कहना है, और बाकी भी यही कह रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने, इजराइल का कहना है कि सब मिला करके टोटल 5 बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो अंदर आई हैं। बाकी जो कह रहे हैं वो 10 कह रहे हैं। ईरान तो ये कह रहा है कि उसने अपना एम हासिल कर लिया, टारगेट किया उन्होंने, और जहाँ टारगेट किया वहाँ पर मिसाइल गिरी। लेकिन एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए इनका नेवतम एक एयर बेस है। नेवतम जो एयर बेस है उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 मिसाइल्स आके गिरी वहाँ पर, और एक मेजर बेस है इजराइल का। मैं कहूँगा इजराइल और अमेरिका दोनों का मिला के एक बहुत बड़ा बेस है। वहाँ पर F-35 जो लेटेस्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, कहते हैं कि एट टाइम्स इनविजिबल भी हो सकता है, वो भी वहाँ पर है इनका, जो उड़ा भी उस समय न्यूक्लियर कैपेबल है। और न्यूक्लियर कैपेबल है, ये भी कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी वहाँ अंडरग्राउंड इसकी इजराइल की है। तो मतलब कहने का ये है कि कम से कम, और डैमेज जो कहा जा रहा है न्यूज़ में है कि रनवे डैमेज हुआ है, कुछ स्टोरेज फैसिलिटीज डैमेज हुई हैं। हालांकि इजराइल ने नहीं बोला है कि इतना ज़्यादा हुआ है, उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत हुआ है जो कि बहुत जल्दी वो ठीक कर लेंगे। लेकिन देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ है वहाँ तक पहुँचना, कि दैट मीन्स अगर ईरान वहाँ टारगेट कर सकता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब इजराइल की तरफ आए, देखिए इजराइल की जो डिफेंसेस थी ऑलरेडी, अगर आपको हमने पहले भी बता रखा है, बट इजराइल की 3 टियर में एयर डिफेंसेस हैं जो कि उन्होंने कर रखा है। और उन्होंने जो आयरन डोम बड़ा फेमस है, हम जानते हैं रॉकेट्स और मिसाइल्स के लिए है। लेजर डोम भी है, लेजर टारगेटिंग उन्होंने की है मिसाइल्स और इनको नष्ट करने के लिए। पैट्रियट मिसाइल्स जो उनको अमेरिका से मिली हैं उसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी जो चीज़ है एरो 2 एरो 3 मिसाइल्स, ये बेसिकली एरो 2 एरो 3 एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया। और ये मिसाइल्स एरो 2 जो है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से पहले, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिसाइल आने से पहले जाकर के उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और उन्होंने दिखाया भी, कुछ डेड सी में गिरी थी मिसाइल्स और कुछ जो है ऑफ कोर्स जॉर्डन और कुछ इजिप्ट में भी गिरी हैं। तो ये जो है आयरन डोम, हमने कहा आयरन बीम जो है लेजर वाली है, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है और उनको काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। इसमें उन्होंने सक्सेसफुल रहे हैं और पहले करते रहे हैं, आयरन डोम तो इस्तेमाल करते रहे हैं जब हिजबुल्लाह वगैरह की या हमास की पहले रॉकेट्स इनके ऊपर आते थे, उसके लिए इस्तेमाल करते रहते थे। लेकिन ये जो मेन है ये इस समय का है, अभी का है। अब एक और चीज़ देखिए बहुत इसमें ध्यान देने लायक है कि एक दिन पहले, इस अटैक से एक दिन पहले यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल
यूके के, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और फ्रांस के जनरल्स वहाँ पर ऑलरेडी आ गए थे, और उनके आने का मतलब है कि उन्होंने ऑलरेडी डिफेंस प्लानिंग वहाँ की, क्योंकि अमेरिका ने जो उनकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट शिप है यूएसएस आइजनहावर, उसको उन्होंने मूव कर दिया था डेड सी की तरफ ऑलरेडी। इसका मतलब उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, तभी ये हुआ, ये आए, और न्यूक्लियर कैपेबल वो सी है, तो नेचुरली डेटरेंट के लिए उन्होंने किया, और एक दिन पहले ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया था। इसका मतलब कि टाइम मिल गया था अमेरिका और इजराइल को अपने डिफेंसेस मजबूत करने के लिए। बिल्कुल। तो उन्होंने कार्रवाई की भी उन्होंने, और जो भी मतलब जितना ये कर सकते थे अपनी तरफ से उन्होंने पूरा किया, और उसमें उसमें कामयाबी भी इसकी मिली। और जो ये बात चल रही है 90 से 99% बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, 100% तो हो नहीं सकता, बट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अंकित देखिए, एक प्रश्न चिन्ह भी उठता है कि ईरान ने पहले तो इतना समय लिया, और 72 घंटे पहले बताया क्यों? एम क्या था? अगर उसने करना ही था तो उसका एम क्या था? क्या चीज? ऐसा तो कोई एम करके बताता नहीं है कि मैं 3 दिन बाद जो है मैं इजराइल पर हमला करूंगा। हालांकि ये हो सकता है इन्होंने ये नहीं बताया वो कहां करेंगे, बट वेरी फैक्ट अमेरिका को बताया, ये बड़ी बात है। अमेरिका को बताया, और नेचुरली सबको, और इनको भी बताया, जिसके ऊपर से जा रही हैं जॉर्डन, इजिप्ट, इनको भी बताया, उनको भी। तो ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होने वाली है कि क्यों हुआ इस तरह से, क्योंकि उसको डर था कि अगर नहीं बताएंगे, कुछ ज़्यादा डैमेज कर दिया तो हमारे ऊपर आएगी। तो उनका ये कहना कि हम डैमेज नहीं करना चाहते थे, ज़्यादा सिविलियन को नहीं हो किया, हो सकता है इस पर हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये नवीनतम जो एयरबेस की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है इजराइल का, और उसको टारगेट करना एक बहुत बड़ी बात है, और एक मैं ये कहूँगा एक उपलब्धि है अगर ईरान का अगर मिसाइल्स वहाँ पहुँच गई, क्योंकि पूरी एयर डिफेंस तो कायदे में वहां के लिए डायरेक्टेड होनी चाहिए थी, दोनों की मिलकर के, अमेरिका और इनकी। तो ये एक चीज है दो कि एक ये प्रश्न चिन्ह वहां खड़ा करता है। दूसरा प्रश्न चिन्ह कि तीनों अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जो पूरे देखते हैं, उनके जनरल मुलर हैं, वो वहां पहुंच गए। अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के भी वहां पहुंचे हुए हैं, सबने मिल करके कोऑर्डिनेट किया। और देखिए नेतन्याहू ने बोला भी है कि हम अपने मित्रों से मिल करके कामयाब हुए एयर डिफेंस में, उनका स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीजें मिलके करना, एम क्या था? अब जो मैं कह सकता हूं, क्या ईरान प्रोब कर रहा था, जो प्रोबिंग कहते हैं, रेकी करके क्या रिएक्शन मिलता है, कि पहले बता दूं और मैं देखूं वो लोग क्या रिएक्शन करते हैं, कि आगे बिना बताए जब मैं करूंगा तो पता तो लग जाएगा ना कि क्या क्या रिएक्शन आ रहा है, किस तरह की एयर डिफेंस है इनकी, किस तरह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और अमेरिका क्या करेगा, क्या एक्शन ले सकता है। तो ये एक चीज मुझे लग रहा है कि जो ईरान कह रहा है कि उसने अगर उसको पता है कि 90 या 99% कामयाब नहीं हुआ, लेकिन ये उसके लिए कामयाबी है। बिल्कुल, दोनों चीजें, वहां तक पहुंच जाना इजराइल के अंदर, और दूसरा जो मैं अभी कह रहा था कि ये जो है इतना एक्यूरेटली पहुंचना और ये देखना। दूसरी चीज, जहां तक ईरान का इसका इजराइल का सवाल है, देखिए इजराइल ने अपने सारे एक्टिवेट कर दिए। आयरन डोम खैर पहले कर चुका था, आयरन जो उसकी लेजर बीम है, आयरन बीम, उसको भी एक्टिवेट कर दिया। एरो 2, एरो 3, पैट्रियट सारी एक्टिवेट हो गई। अब ये सारी एक्टिवेट होने से इनकी कैपेबिलिटी इजराइल ने भी टेस्ट की, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इसकी कैपेबिलिटी ईरान को भी पता लग गई, और अगर चीन और रूस का समर्थन अगर हासिल हो तो हो सकता है कि इसकी जो भी EW कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो चीजें वो भी आए सामने। और मैं इसलिए कह रहा हूं, इस अटैक के एक दिन बाद पुतिन और ईरान प्रेसिडेंट इनकी बात हुई आपस में, तो ये दोनों चीजें कुछ मुझे लगता है कि ये कुछ प्रश्न चिन्ह है जो कि खड़ा होता है। तीसरी चीज, अमेरिका ये वार्न करता है इजराइल को कि रिटेलिएट मत करो, इमीडिएट रिटेलिएशन मत करो। ऑलरेडी उनको ये भी एक प्रश्न खड़ा कर रहा है, क्यों? इंग्लैंड भी यही करता है,
इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर गए थे भी जेरूसलम में, जाके मिले हैं इनसे, नेतन्याहू से। हालांकि उन्होंने ये कहा है, आज गार्डियन में देखिए उनका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमने रेस्टेंट बोला है लेकिन नेतन्याहू मानेंगे नहीं, वो एक्शन लेंगे। तो एक ये चीज है कि भाई इतनी बड़ी ये होने के बाद क्यों इन्होंने बोला उसको रेस्ट्रेंट करने के लिए इजराइल को, एक ये भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ईरान ने जो इसको ऑपरेशन ट्रू फ्रीडम बोला था, उसको जो है उसने ऑलरेडी कैपेबिलिटी एक देख ली, तो क्या वो तैयार नहीं है अभी कि अगर ईरान जैसे कह रहा है कि हम और ज़्यादा रिटेलिएट करेंगे, उसको रोकने के लिए या उसके इफेक्ट के लिए तैयार नहीं है, या इनको लग गया कि जो मिसाइल्स आ रही थी अगर इस तरह टारगेट पर पहुंची तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हम आखिरी में वही आते हैं कि आखिरी में नहीं, इजराइल अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। कहा यह जा रहा है कि 90 से लेके 400 तक वॉरहेड्स उसके पास हो सकते हैं। ईरान का भी वही हाल है, बिल्कुल इनरिचमेंट कर लिया है, और कहा जा रहा है कि चूंकि रूस चाइना के साथ हो गया है तो अब वो भी कैपेबिलिटी बढ़ा लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। आप वॉर की तरफ इशारा कर, न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा कर। एग्जैक्टली कि अगर देखिए बढ़ेगा, अगर अभी 6 मेन इंस्टॉलेशन हैं, हम कभी बाद में बात करेंगे ईरान में, जो मेन टारगेट पे इजराइल आज से नहीं, देखिए सदियों से 1990 के दशक से जब पता लगा कि ईरान फ्यूल एनरिचमेंट कर रहा है, तब से इजराइल जो है उसकी कैपेबिलिटी को टारगेट कर रहा है, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को। और आपको पता है पिछले साल उसने उनके एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को कुछ घंटों के लिए बिल्कुल ही साइबर वॉरफेयर से, ईडब्ल्यू वॉर से उसने ब्लैकआउट कर दिया था। तो ये ऐसी कैपेबिलिटी अगर आ गई तो हो सकता है कोई एक दूसरे को रोक नहीं पाए। तो ये एक चीज है जो बहुत बड़ी चीज है। जो बाइडेन ने तो अब बोला ही बोला कि भाई जो है एस्केलेशन रोकना है भी किसी भी तरीके से, लेकिन ये भी बोला है कि आयरन क्लैड हम जो है इजराइल के साथ हैं। आयरन क्लैड का मतलब है कि हर एक तरह से इजराइल को कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, तो वो भी साथ में है। वेस्ट ने यही बोला है। दूसरी चीज देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल नेतन्याहू के लिए है, ईरान के लिए नहीं। ईरान में तो आप देखिए जश्न मन रहा है, तो उसने तो अपनी कर ली। और ईरान की अगर हम सिर्फ बात करें तो ईरान के पास तो एक ऐसी चीज आ गई जो आज तक वेस्ट एशिया में किसी के पास नहीं थी, मिडिल ईस्ट में किसी के पास नहीं थी, कि मैं टारगेट हम कर सकते हैं इजराइल को। वो एक चीज ला दी, और इसका इम्प्लीकेशन हम आगे थोड़े में देखेंगे। बट ये देखिए, पहले हम अभी इसी पर हैं, नेतन्याहू का देखते हैं। पहले ऑलरेडी उनके अगेंस्ट लोग हैं, पब्लिक है, उनके खुद के राइट विंग्स हैं। राइट विंग वालों ने तो यहाँ तक बोला कि जो बेन गवीर हैं इनके डिफेंस मिनिस्टर, कि हमें इमीडिएट और बहुत लीथल अटैक करना चाहिए, जिससे लोग को पता लगे कि इजराइल जब पागल हो जाता है तो क्या करता है, मैड हो जाते हैं। मतलब उन्होंने ये बोला है। अब नेतन्याहू क्या करेंगे सोचिए, उनकी ऑलरेडी बहुत लो वहाँ पर हो गई है, लोगों के बीच में उनकी जो प्रसिद्धि है उनको ज़्यादा है नहीं, तो अब और इस पर वो रुक जाएं तो ये एक उनके लिए तो मतलब बहुत ही मतलब मैं कहूँ कि बेइज्जती तो छोड़िए, वो मुंह नहीं दिखा पाएंगे अपने लोगों को। तो एक चीज़ उनके ऊपर हो रहा है। वेस्ट एस्केलेशन भी नहीं कह रहा है, 2 नेशन थ्योरी की भी बात कर रहा है, लेकिन एक चीज़ और देखिए, रूस और चीन ने भी बड़ा नपातोला बोला है, एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, सभी रेस्ट्रेंट दिखाएं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ी सोचने लायक हैं। नेतन्याहू मुझे लगता नहीं कि रुकेंगे, लेकिन जल्दी में भी कार्रवाई नहीं करेंगे, उन्होंने बोला भी है। सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। इतना है कि जो मिडिल ईस्ट है वहां पे तनाव और बढ़ेगा। आप देखिए, अभी उसमें ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि बंटवारा हो गया है मिडिल ईस्ट में। सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट ये कह रहे हैं कि एस्केलेशन नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम अपने ऊपर मिसाइल्स और ये सब नहीं आने देंगे। कहा यह जा रहा था कि कुछ ड्रोन से या मिसाइल शायद इजिप्ट से फायर की गई हों। इजिप्ट ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ से कुछ नहीं हुआ। तो ऑलरेडी देखिए कुछ तो डिवीजन आ चुका है ऑलरेडी इनके बीच में, मिडिल ईस्ट में। तो ये कैसे होता है, एक बड़ी चीज़ है। सऊदी अरेबिया आगे हम देखेंगे कि क्या करेगा, लेकिन फिलहाल तो वो ईरान के साथ ना है ना होगा, जहाँ तक आगे का अंदेशा है। अब ईरान जहाँ तक है, देखिए ईरान मैं मानता हूँ कि जैसे हम बात कर रहे थे, ये सक्सेस तो उसके पास है कि टारगेट कर सकता है, कैपेबिलिटी है
पहुंच सकता है। अब अगली बार कितना करता है, किस हिसाब से करता है, ये टेस्ट भी देखने कर वाली लिया बात उसने एयर डिफेंस, कीमत देनी पड़ी बट टेस्ट कर लिया। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज जो हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ईरान के इस टारगेटिंग की वजह से जो मिलिटेंट ग्रुप्स हम्म, हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो हमास हैं, चाहे हिजबुल्लाह है, चाहे हौतीज हैं या बाकी हैं, और कोई ईरान का साथ नहीं दे या नहीं दे, वो जरूर देंगे। उनको लगा है कि पहली बार कोई है जो कि इस तरह का टारगेट कर सकता है और यहाँ नहीं बिल्कुल कहीं भी कर सकता है। ईरान ने अपने सारे ड्रोन्स एंड मिसाइल्स पूरे टेस्ट कर लिए और पहली बार एक डायरेक्ट सीधा मुकाबला ईरान से और इजराइल के बीच में हुआ है। बिल्कुल आज तक डायरेक्ट हिट कभी हुआ नहीं है, जो एक बहुत बड़ी चीज थी। तो इसलिए, और उन्होंने बोला भी एक इसी वजह से इससे और हौसला मिल गया ईरान को, और वो कहता है कि हम और जल्दी और ज्यादा और जो है डिस्ट्रक्टिव हम हथियार डालेंगे। अब ईरान जो बाकी देश हैं अपना एयर स्पेस इसको यूज करने दे रहे हैं, नहीं देंगे, क्या करेंगे, वो चीज देखने बिल्कुल। वाली है। लेकिन ये अगर फ्लाइट नेचुरली बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स बियॉन्ड अर्थ और उससे फ्लाइट से आती हैं तो वो थोड़ी सी मुश्किल से आए। इमीडिएट क्या करेंगे वेस्ट और अमेरिका, और सैंक्शंस लगाएंगे इराक के खिलाफ। इराक में सैंक्शंस का असर देखिए धीरे धीरे कम हो रहा था, हालांकि अभी भी उसके इराक क्या इन्फ्लेशन, ईरान सॉरी ईरान, मैं इराक को बिल्कुल। कर गया, ईरान के ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही थी। हम्म, ईरान के खिलाफ उन्होंने 1990-95 से सैंक्शन लगा रखे हैं, 2011 में और बढ़ाए थे उन्होंने। ईरान में इन्फ्लेशन रेट 40% के आसपास पहुंच गया है, जो कि काफी बड़ा है, मुश्किल हो रही है, फिर भी ईरान आगे बढ़ते जा रहा है। और इसमें चीन और रूस का क्या हाथ रहता है, ये एक बड़ी चीजें बिल्कुल। देखने वाली है। लेकिन जैसे आप कह रहे थे, बिल्कुल ये तो मिडिल ईस्ट में अब अशांति और बढ़ गई है बिल्कुल और ये कम नहीं होने वाली है। बिल्कुल सर, चूंकि हम इजराइल की ही बात कर रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है। एक दबाव अमेरिका, इजिप्ट, कतर जैसे कुछ देशों का भी है नेतन्याहू बिल्कुल। पर कि आप सीज फायर कीजिए, आप युद्ध को रोकिए। तो ऐसे में इस पर बात बन सकती है क्या? अभी भी इस पे उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि कई बार बातचीत तो हुई है लेकिन वो सफल नहीं हो पाया है। तो ऐसे में क्या इस बार कामयाबी मिल सकती है युद्ध विराम को लेकर? अंकित देखिए, जो आप कह रहे हैं 6 महीने से बातचीत चल रही है, 6 महीने से युद्ध विराम की बातचीत चल रही है। कतर सेंटर पॉइंट बना हुआ है जहां पर ये बातचीत चल रही है। लेकिन देखिए उससे पहले अगर हम देखें तो ये इजराइल और हमास और हिजबुल्लाह, इनकी लड़ाई रुक नहीं रही है। अभी पिछले 3-4 दिनों की हम बात करें दर्शकों को बताने के लिए कि अभी हिजबुल्लाह ने अटैक किया था, मतलब उन्होंने ड्रोन अटैक किया था जिसमें 18 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं, और इजराइल ने उनके ऊपर किया जिसमें 3 उनके मारे गए हैं, जिसमें कहते हैं 2 उनके कमांडर्स हैं और करीब 10-11 घायल भी हुए हैं। नॉर्दर्न गाजा में जहाँ के खाली कर दिया था इजराइल ने, वहाँ दोबारा उसने टैंक्स अपने भेज दिए हैं, जो कि उन्होंने अभी 10-11 दिन पहले ही खाली किया था। टैंक्स वहाँ दोबारा भेज दे कि उनको आशंका है कि वहाँ पर जिन्होंने खाली किया है उस जगह में हमास या बाकी कोई लड़ाके आ सकते हैं। राफा पर इनका एयर रेड जारी है जिसका दुनिया रोक रही है, लेकिन 11 मारे गए हैं परसों वहाँ पर जब इनका रेड हुआ था। और अभी तक देखिए करीब अभी तक की जो फिगर है 34,000 फिलिस्तीनियंस मारे जा चुके हैं और 77,000 करीब घायल हैं, जो ये बताया जा रहा है इसमें, और 20 लाख डिस्प्लेस हैं। तो ये स्टेट आज की है जिस पर दुनिया को इनके ऊपर काफ़ी है और ह्यूमैनिटेरियन एड को लेकर के काफ़ी है। देखिए आप जो कह रहे थे इन स्टेट्स का तो है ही है, अभी लेटेस्ट है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला है कि इजराइल को, आईडीएफ जो इनकी इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं, उसको वायलेंस ख़त्म करना चाहिए वेस्ट बैंक में, जो टोटल एरिया 470 स्क्वायर किलोमीटर का है वहाँ के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ऑफ कोर्स जो ह्यूमैनिटेरियन एड वाली है वो सबसे बड़ा त्रासदी, हम शुरू से कह रहे हैं कि सबसे बड़ी त्रासदी है, उसमें फूड, मेडिसिन और शेल्टर, ये तीनों बहुत बड़ी त्रासदी वहाँ चल रही है। हालांकि अमेरिका ने देखिए अभी उन्होंने बोला है कि $95 बिलियन का पैकेज, खैर उसमें तीनों के लिए, यूक्रेन, इजराइल और इसके लिए है गाजा में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। अमेरिका जो यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि तकरीबन $2.8 बिलियन का एड इमीडिएट चाहिए उनको वहाँ पर। और कुछ अभी इन्होंने ऑलरेडी सेंट्रल कमांड जो इनका है अमेरिका का, उन्होंने काफ़ी कुछ फूड पैकेट्स वहाँ डाले हैं। लेकिन अभी इजराइल में भी देखिए इंटरनल डिसेंट बहुत चल रहा है कि क्या किस हिसाब से
ये चलना चाहिए सीज फायर के बारे में। कतर जो है थोड़ी कतर मेन है धुरी जिसके ऊपर ये सीज फायर की बातचीत चल रही है। हर एक आदमी कतर में देखिए हमेशा जा रहा है। अभी भी एक डेलीगेशन आज इजराइल का जाना है कतर में इसके बारे में बात करने के लिए। ऑलरेडी CIA के चीफ वहाँ आ चुके हैं, उन लोग बात कर रहे थे। जब भी ब्लिंकन या कोई भी जाता है कतर में जाते हैं और बेसिक इसीलिए है सीज फायर के लिए कि किसी तरह वहाँ एग्री हो, कतर मेडिएशन करा। लेकिन कतर भी थोड़ा अभी नाराज है क्योंकि अभी टर्की के फॉरेन मिनिस्टर गए थे जहाँ पर वहाँ बात हुई उनके कतर के प्राइम मिनिस्टर से, जहाँ उन्होंने कहा कि हमें भी लोग ब्लेम कर रहे हैं। और ब्लेम ये है कि देखिए अमेरिका में ही उनके एक लॉ मेकर ने, एक सेंटर ने बोला है कि कतर जो है हमास की बातें ज़्यादा सुन रहा है। तो कतर लगा कि हम तो न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं और हमारे ऊपर ब्लेम लग रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, लेकिन वो चाहता है कि ये चीज़ें आगे बढ़ें और ये अभी चलता रहे। हमास से देखिए रिस्पॉन्स जल्दी नहीं आया, लेकिन लग रहा है कि हमास से भी रिस्पॉन्स आ जाएगा। और ये जो अटेंशन ईरान की वजह से हो गया है अभी थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है, इसकी वजह से फर्क पड़ सकता है। लेकिन अभी भी चूंकि अगर इजराइल का डेलीगेशन वहाँ जा रहा है तो हम यही कहेंगे कि अभी भी वहाँ शांति की संभावना है। और अगर शांति हो जाती है तो ये एस्केलेशन भी नहीं होने देगा और जो ये बाकी देश हैं, खासकर कतर, इजिप्ट, जॉर्डन जो इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में, पीस प्रोसेस में, वो भी इजराइल के साथ आ जाएंगे अगर ये चीज़ होती है तो आपको सीज फायर की उम्मीद लग रही है? अभी भी थोड़ी बहुत, जो कहते हैं ना कि लाइट एट एंड ऑफ द टनल जो थोड़ी सी है, क्योंकि कतर का स्टेटमेंट जो मैंने कल देखा, जो पढ़ा आज और जो आया हुआ है, तो थोड़ी सी आशा अभी भी बंधी हुई है कि हो सकता है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि संभावना पहले ज़्यादा थी, कम हुई है जो ये ईरान का हुआ है। और ईरान तो खैर कभी भी नहीं चाहता था, वो तो चाहता ही था कि एस्केलेटेड रहे। बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अभी भी चूंकि सभी देश इसमें लगे हुए हैं तो आशा बंधी है, आशा बंधी है, कर सकते हैं। बिल्कुल ये हो सकता है। चलिए, अब सर एक युद्ध की तो हमने बात कर ली, लेकिन एक और युद्ध है जिसकी चर्चा लगभग पिछले 2 साल से ज़्यादा वक्त से हो रहा है, वो है रूस और यूक्रेन। ऐसे में अमेरिका कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से यूक्रेन पर भी फोकस कर रहा है। वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन मदद, आप युद्ध लड़ने के लिए वो अभी कितना दे रहा है उस पर ज़्यादा चर्चा पहले होती थी, लेकिन अब शायद नहीं हो रही है। अब वहाँ पे लोगों को मदद के लिए अमेरिका आगे आ रहा है। ऐसे में रूस अब यूक्रेन के ऊपर जिस तरीके से हमले किए जा रहा है, हथियार और मिसाइल नहीं मिलने की वजह से यूक्रेन अब कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो ये अब युद्ध माने इसको, या फिर एक तरफा कहा जाए कि नहीं अब तो रूस ने सब कुछ कर लिया, अब कुछ यूक्रेन के लिए कुछ बचा नहीं है? अंकित देखिए, वे जो दोनों, बिल्कुल सही कहा, दोनों युद्ध बिल्कुल अब अलग तरीके के हो गए, अलग तरीके के हो गए। वहाँ फोकस अलग चल रहा है। हाँ। और यहाँ पर अलग चल रहा है। अब यहाँ की अगर आप देखें यूक्रेन में, तो अब मुख्य चीज आप देखिए, नेतन्याहू बिल्कुल, मतलब जिसे कहा जाता है कि जेलेंस्की सॉरी बिल्कुल हो गए हैं। उनकी हालत ये हो गई है, उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब हमारे तरफ भी ध्यान देना चाहिए और सिर्फ इजराइल की तरफ ही ध्यान जा रहा है। जिस तरह ध्यान उधर जा रहा है, हमारा अगर हमारे ऊपर ध्यान नहीं आएगा, तो उनका ये कहना है कि ये जो है नाटो और जो यूरोपियन देश हैं उनके लिए घातक होगा। रूस तो अपना कंसंट्रेशन जारी रखे हुए है, वो ज्यादा बोल नहीं रहा है, न कुछ कर रहा है, वो अपनी फायरिंग जारी रखे हुए है। और खास करके देखिए जो इलाका एक अद्विका है, जो पहले उसने टाउन ले लिया था, और उसके करमसोत एक है जिसके बीच में एक जगह है, उस टाउन को ऊपर वो कब्जा कर रहा है। और ये इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट है कि 9 मई तक हो सकता है वो कब्जा कर ले। इजराइल या हम कंफ्यूजन कर रहे हैं अभी बीच में कि ये जो है इनके यूक्रेन का, वो कहे जा रहे हैं यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का, कि ये जो है कब्जा कर लेंगे 9 तक। ये लोग जो अभी जेलेंस्की को लग रहा है कि इजराइल को जिस तरह की मदद दी जा रही है, सपोर्ट दी जा रही है, उसका उनको बिल्कुल हिस्सा भी नहीं मिल रहा है। और ये काफी दिन से, काफी क्या महीनों से रुका हुआ है। अभी जो लेटेस्ट अटैक देखिए जो किया है रूस ने, जिस तरह से वो टारगेट कर रहा है कीव के पास, जो सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट था इनका,
1800 मेगावाट का, हम्म, उसको टारगेट कर दिया इन्होंने, और वो बिल्कुल ही डैमेज हो गया है, वहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है अभी। तो अब हर एक चीज़ इंपोर्ट करना पड़ रहा है यूक्रेन को बाहर से। अभी जो लेटेस्ट अटैक में उसने तकरीबन 16 मिसाइलें, 31 एयरक्राफ्ट से, फाइटर बॉम्बर से और 80 रॉकेट लॉन्चर से लेकर के उसने अटैक किया है। जो एक ट्रिप्सका जगह है वहाँ पर उसने जो है इनके जो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक कर रहा है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी मुश्किल की सिचुएशन आ गई है, क्योंकि रिटेलिएट नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने ये कहा है जेलेंस्की ने कि इनके पास, इन्होंने 15 में से 8 मिसाइल डिस्ट्रॉय कर दी रूस की, क्योंकि इनके पास उससे ज़्यादा मिसाइल ही नहीं है एयर डिफेंस करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए या कोई और एक्शन लेने के लिए। तो उन्होंने इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि हमको भी इजराइल की तरह ट्रीट कीजिए। चेरनीव में फायर किया इसने रूस ने, 14 उनके मारे गए हैं। तो ये देखिए, ये सब चीजें कुछ ऐसी हैं कि जो अब इनको समझ नहीं पा रहे कि क्या करेंगे। बिल्कुल। चीन ने बल्कि देखिए अभी जो हम पहले बात कर रहे थे कि यहाँ भी शांति की बात चल रही है, वहाँ उसने जर्मन चांसलर गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर भी शी जिनपिंग ने 4 पॉइंट दिए हैं। एक कि इस पर बात होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए यहाँ पर, और जो सिचुएशन है उसको वहीं पर रखना चाहिए और एस्केलेट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और उन्होंने बोला कि कंडीशन क्रिएट कीजिए, संभावनाएं बनाइए कि पीस जो है प्रोसेस आगे बढ़े, बातचीत आगे बढ़े, एस्केलेट नहीं हो, और ग्लोबल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट जो हो रहा है उसको ना हो। अब उनका एम कहने का नेचुरली ये था दोनों की तरफ कि रूस पर सैंक्शंस लगे हैं, चीन पर भी सैंक्शंस लगे हैं रूस की मदद करने के लिए, और यूक्रेन पर तो सैंक्शंस नहीं है, बट उस पर ऑलरेडी प्रॉब्लम आ रही है सप्लाई चेन में और बाकी चीज़ों में, वो भी हटना चाहिए। इनडायरेक्टली अगर आप देखिए तो एक बड़ी बात है, इसका मतलब यह है कि जो भी पीस प्रोसेस आगे आएगा उसमें एक मेजर कंडीशन ये होगी कि रूस कहेगा कि जो सैंक्शंस लगे हैं वो हटें, चीन भी कहेगा। हाँ। तो ये एक मुझे इनडायरेक्ट जो चीज़ इसमें नज़र आ रही है, जो कि जो भी अगले महीने स्वीडन में होने वाला है स्विट्जरलैंड में, अगर वो पीस प्रोसेस, तो उसमें भी ये चीज़ आ सकती है। थोड़ा देखने वाली चीज़ होगी। और रूस जो है वो अपने एम पर चले जा रहा है, जो टाउन्स है उसको, बखमूत को और उसके पास के एनसर्किल करने के लिए। और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने भी जो है जब गए थे, कहा तो ये जा रहा है कि बैक चैनल टॉक्स हुई हैं कुछ अमेरिका के जो रिटायर्ड उनके ऑफिसर्स थे उनके साथ, लेकिन रूस जो है एक मेरे के हिसाब से अभी जो एम लेके चल रहा है, उसने कहा कि उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। तो वो जो है फटीग और डर, फियर और फटीग, ये दोनों लेके चल रहा है। फटीग, यूक्रेन तो अब तो उसको वॉर फटीग हो ही गई है, युद्ध से थक गया। यूरोप और अमेरिका भी इस युद्ध से डर रहे हैं। अब डर रहे हैं। डर क्या रहे हैं, मतलब थक तो गए ही हैं। डर की भावना आ रही है कि अगर जिस तरह ईरान ने अगर इस तरह टारगेट किया, और अगर ये लोग डायरेक्ट कुछ कर देंगे, या यूक्रेन डायरेक्टली अगर रूस को कर दे, और रूस बार बार कह रहा है कि अगर इन्हीं की मिसाइल से अगर अटैक हुआ तो हम उस देश को, यूरोप को टारगेट करेंगे, तो अगर ऐसा होगा फिर क्या होगा आगे। बिल्कुल। तो ये एक डर और बढ़ गया है वेस्ट और अमेरिका के अंदर। बिल्कुल। दूसरा देखिए, जो उसके अंदर जो ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन भी डिवाइड हो रही है वेस्ट में भी, कि इसे हम पा क्या रहे हैं और जेलेंस्की क्या गेन कर रहे हैं, ये तो हमारे पैसे ही खाए जा रहे हैं, कोई चीज़ इसमें चल नहीं रही है। और रूस जो है देखिए, उतनी ताकत अभी भी नहीं है कि एक साथ जाकर के सब कैप्चर कर ले। रूस आराम से कर रहा है कि उसको पता है कि आगे से अब चुनौती तो मिल नहीं रही है। अभी उसने ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट दे रखा है रूस ने बाकी देशों में रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि उसके यहाँ तो काफ़ी कर रखा है, थोड़ी सी उसके यहाँ भी लोग वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे हैं फ्रंट से, 2 साल से ऊपर हो गया। तो उसने बाहर दे रखा है कि $2000 पर मंथ पेमेंट होगी, $2200 जो है हम अपफ्रंट देंगे, और मेडिकल वगैरह बाकी चीज़ें, और वो रिक्रूट करना चाहता है ऑन कॉन्ट्रैक्ट लोगों से। तो ये जो है दूसरी चीज़, आप जेलेंस्की के पास आइए, उन्होंने अभी एक लॉ साइन किया है
जिसमें उन्होंने मोबिलाइजेशन की बात की है, और ये मोबिलाइजेशन का बहुत विरोध हो रहा है, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने बोला 18 से 60 वर्ष के लोग जो है, जितने भी हैं, चाहे बाहर हैं यूक्रेन के या अंदर हैं, सब अपने आप को रजिस्टर कराएंगे और ये बुलाए जाएंगे। दूसरा, इस पर एक और हो रहा है कि जितने भी फ्रंट पर हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं, 2-2.5 साल से ऊपर हो गए। एक ये भी उनके अंदर लोग अब विरोध कर रहे हैं कि भाई ये वापस नहीं आएंगे, या फिर आप कहाँ से वो कह डाल रहे हैं। और इस लॉ को ड्रैकोनियन बोला जा रहा है कि बेरहम कानून है ये, जिसका विरोध वहां पर हो रहा है। बिल्कुल। ईस्ट में इनके कमांडर ने बोला है कि हालत ये हो गई ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ कि रूस ने इनके 10 गुना सैनिक वहां डाल रखे हैं। इनके अगर एक है उसके 10 हैं, उसी तरह हथियार हैं। तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए। और अभी जो है लग नहीं रहा है कि यूक्रेन मुकाबला कर पा रहा है। उसकी हालत खराब हो रही है। और रूस अगर इस तरह बढ़ता रहा तो धीरे धीरे वो अपने एम में अचीव हो जाएगा। और जो फियर और फटीग अगर यूरोप में आ गया, जो आ रहा है, तो और मुश्किल हो जाएगा यूक्रेन के लिए। बिल्कुल। चूंकि लड़ाई झगड़े की बात सर बहुत हो गई, अब थोड़ी सी दोस्ती की भी बात कर लेते हैं जो पर्दे के पीछे दिखाई दे रही है। और वो दोस्ती सर अफगानिस्तान एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत की ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसका बड़ा कारण ये है कि उसने ऐलान कर दिया है कि जो हिंदू और सिख की संपत्तियों को जब्त किया गया था उसे फिर से उन्हें वापस दे दिया जाएगा। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत को लेकर अफगानिस्तान / तालिबान कह लीजिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हुआ है। ये ऐसे समय में हुआ है जब चीन से या पाकिस्तान से उसकी तनातनी बढ़ रही है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अंकित, जो आपने बताया अभी शुरू में जो बताया, देखिए अफगानिस्तान और भारत, तालिबान अगर छोड़ दें हम अभी फिलहाल, तो हमारे संबंध काफी मतलब सेंचुरीज से हैं, सैकड़ों सालों से हैं और रहते रहे हैं। आप हमारे संबंध क्या मतलब, हम तो एक ही थे। स्क्रिप्चर्स में पाएंगे उनका नाम, सब कुछ है अभी। तो ये हमेशा जो है कॉर्डियल जो रिलेशंस हैं वो रहे हैं। हाँ, तनातनी बीच में जरूर हो गई थी जब हमारा हाईजैक हुआ था एक एयरक्राफ्ट वहाँ पर, और जब पाकिस्तान ज़्यादा उनकी मदद करने लगा था वहाँ पर, टेररिस्ट ग्रुप्स की, अलकायदा और बाकी जब वहाँ पर आ गए थे, उस बीच में जरूर ये चीज़ हुई थी। बट उसके छोड़, और उस समय भी देखिए जो मुख्य लीडर्स थे उनके, वो हमारे यहाँ आए थे। बिल्कुल। भारत में उनके चाहे फॉरेन मिनिस्टर थे, चाहे प्रेसिडेंट, उनकी फैमिली जाके रही हैं। बिल्कुल। अब्दुल्ला की फैमिली बताइए हिमाचल में रही हैं सालों तक, और प्रेसिडेंट की भी उनकी यही थी। बट हम अगर अभी की बात करें और कुछ साल पहले, इवन जब तालिबान की वापसी से पहले भी लें, जब अमेरिका वहाँ पे था, तब भी हमारे ह्यूमैनिटेरियन एड के हिसाब से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, रोड्स में, उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग देखिए बनाई भारत ने। तो तकरीबन $2 बिलियन की एड 20 साल में भारत ने वहां पर दी। और एड नहीं दी, काम किया। मुख्य चीज ये थी, उनकी फौज की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती रहती थी। इनफैक्ट मुझे याद है, बताइए, इतने साल पहले कि हमारे साथ 44 साल पहले जब ये थे, अफगान कैडेट्स आते थे ट्रेनिंग के लिए, तो ये चलता रहा है हमारा संबंध उनके साथ। बिल्कुल। जो कहते हैं कि जो कड़ी है वो टूटी नहीं थी। हो सकता है रुकावट आ गई थी, रुकावट आ गई थी, बट उसमें रुकी नहीं थी। तो ये उनके साथ संबंध, चाहे आप कल्चरल लीजिए, आप हर तरह की मदद देखा जाए तो वो हमारे तरफ से होता रहा है। और जो आप कह रहे थे कि हमारे साथी थे, शादी ब्याह भी होती थी। हाँ, पुराने उसमें आप पढ़ेंगे तो ये संबंध तो रिलेशंस रहा ही था। मुश्किल देखिए आई थी बीच में, और उस फेज को अगर देखें तो समाप्त हो गई। अगर हम आगे लेके चलें, एक जो बहुत मुख्य चीज जो अफगानिस्तान का है, हिस्ट्री हम अगर देखें, या आगे हम कभी बात करेंगे, देखिए अफगानिस्तान पर कभी भी कोई रूल नहीं कर पाया। बिल्कुल। चाहे वो अंग्रेज थे, चाहे वो अभी रूस था, और चाहे इतने साल तक अमेरिका था, सबको वहां से जाना पड़ा। तो ये एक चीज है जिसको कि हमें देखना पड़ेगा। और जो अभी आप बात कर रहे हैं नजदीकियों की, देखिए पर्दे के पीछे
बिल्कुल पर्दे के पीछे हम कहेंगे, बिल्कुल यहाँ पर्दे भी के। कतर ही है। तो आप देखिए, अब जो आप बात कह रहे थे कि तालिबान की वापसी की, तालिबान की वापसी से पहले जब लग रहा था, जब बात आ गई थी, अमेरिका ने दिया था कि अमेरिका और वेस्ट को लगा था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अफगानिस्तान को, उनको निकलना पड़ेगा, तो उन्होंने गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट की बात कर दी थी। और जब भारत के लगा तो तभी पर्दे से पीछे की बातचीत शुरू हो गई थी। और कतर में भी जाकर के, कतर में हेडक्वार्टर, यहाँ भी कतर है कतर में ही हेडक्वार्टर दिलाया था अमेरिका ने इनको, और वहां पर भी जाकर के हमारे लोगों ने बात किया था यहाँ पर। तो बातचीत हमारी खत्म नहीं हुई थी, मैं कहूंगा बल्कि शुरू हो गई थी तालिबान के यहाँ पर आने से पहले। तो ये एक चीज हमें देखनी पड़ेगी। हाँ, लोग जरूर कहते हैं, 2-3 चीजें थी जो मैंने बात की अभी। एक हमारा एयरक्राफ्ट जो कनिष्का वहाँ पर एयरक्राफ्ट जो हाईजैक हुआ था, और दूसरा जो बुद्ध की प्रतिमा गिराई गई थी वहाँ पर, गुरुद्वारे पर अटैक हुआ था। एक चीजें, कुछ ये बैड एलिमेंट्स थे, टेररिस्ट थे जिन्होंने किया। और इस बीच में जो कुछ वहाँ पर हिंदू और सिख रह गए थे, काफी तो निकल आए थे, 1% के आसपास जो भी थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको, जो वहाँ के वॉर लॉर्ड्स थे, इतने ग्रुप्स थे, आप देखिए अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो बहुत ग्रुप्स थे, उन्होंने हड़प लिया था, जो उन्होंने जानबूझ के। उसके लिए अभी तालिबान ने एक कमीशन बनाया है, लैंड ग्रैबिंग एंड प्रिवेंशन एंड रेस्टिट्यूशन कमीशन, जो कि डायरेक्टली उनके जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हैं उनके अंडर में है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी और बात बेसिकली हिंदू जो सिक्स के लिए उन्होंने बनाया है। इनकी प्रॉपर्टी जो फोर्सिबली ले गई थी उनको जो है हिंदी जो सिक्स को देने के लिए। लेकिन ये अभी की बात है, 10 दिन पहले की जो आप कह रहे थे। लेकिन जो आप कह रहे थे वो मुख्य चीजें, इससे पहले हमारी बातचीत उनसे चल रही थी। अभी देखिए, किसी ने भी अफगानिस्तान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर नवंबर 2022 से लेकर के और अभी तक 16 मीट्स हो चुकी हैं, जिसमें भारत हमेशा हिस्सा लिया है, और एक तो हमारे एनएसए ने भी ऑर्गेनाइज किया था। अफगानिस्तान को लेकर खासकर भारत पॉजिटिव है, भारत पॉजिटिव है, चलता रहा था। और पॉजिटिव किस चीज में, देखिए, जो आप एक बात कहते हैं कि हमारी तो सदियों से उनके साथ है, जो ह्यूमन एंगल है, मानवीय सहायता, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत बुरा हाल देखिए हो रहा था वहां पर। भुखमरी हो गई थी वहां पर, कुछ अन्न था ही नहीं। भारत ने कई हजार टन वहां खाद्यान्न भेजे हैं, कुछ तो पाकिस्तान के रास्ते से भेजा है, कुछ बाई एयर गया है। और अभी कभी भी जो भी मुलाकात वहां पर हमारे डेलीगेशंस गए हैं, लेटेस्ट देखिए मार्च में जॉइंट सेक्रेटरी भी गए थे हमारे एक डेलीगेशन के साथ, उससे पहले भी डेलीगेशंस गए थे। और उनके मुताकी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमेशा ये बोला है कि भारत को हम चाहते हैं कि भारत आए, और जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, जो सहायता है, जो हमारी मदद कर सकता है, करे। क्योंकि भारत, वो जानते हैं, अफगानिस्तान के सभी लोग जानते हैं कि भारत जो है कुछ भी इरादा नहीं रखता उनकी जमीन पर या दुश्मनी का, और उनसे कोई और चीज लेने के लिए। तो ये एक चीज उनको अच्छी तरह पता है। और जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर देखिए कि एक नरेंद्र सिंह खालसा हैं, जो लोन अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे हिंदूज और सिख्स के पिछले सरकार में, वो कनाडा चले गए थे, वो भी अफगानिस्तान में वापस आ गए हैं इसको इंश्योर करने के लिए कि ये कैसे होगा। तो ये जो एड भारत देता रहा है, जो उनकी मदद करता रहा है, उसमें एक एंगल में और जोड़ना चाहूंगा। देखिए कि अभी जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, तालिबान की, उसमें काफी लोग नॉर्दर्न अलायंस के हैं। नॉर्दर्न अलायंस भी इन्हीं का हिस्सा है, और नॉर्दर्न अलायंस को भारत काफी मदद देता रहा है। वो भी अगेन वो पर्दे के पीछे कहिए, ओपन कहिए, लेकिन मदद देता रहा है, उनकी ट्रेनिंग से लेके बाकी सारी मदद देता रहा है। तो वो मदद, वो लोग भी जानते हैं भारत को अच्छी तरह कि भारत मदद देने वाला है, कुछ लेने वाला नहीं है। उनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पहले उनके फौज में थे, और उनकी फौज की ट्रेनिंग 88-89 की दशक में भारत में हुई है। 3 साल वो आर्मी कैडेट कॉलेज में ट्रेनिंग किए हैं, ग्रेजुएशन किया, और फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1.5 साल की ट्रेनिंग किए हैं, और उसके बाद वहां गए थे अफगानिस्तान में। तो जो आदमी 4-4.5 साल यहाँ रहा है, और इतनी इंट्रिकेसी, जितनी चीजें देख ली भारत की, तो वो जानता है
कि भारत की कैपेबिलिटी, तो वो जो हैं नेचुरली इतने पॉजिटिव हैं इसके बारे में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन भारत का इंटेंशन देखिए, भारत का इंटेंशन शुरू से है ह्यूमैनिटेरियन मदद। अभी भी कहते हैं कि हमारे भाई बंधु हैं, उनकी मदद होनी चाहिए, बिल्कुल, कहीं भी हैं, जहाँ भी हैं, तो उनकी मदद के लिए भारत उनसे गया है, बातचीत की है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ पर मदद कीजिए, और मदद करना है तो भारत ने फिर वहाँ कोई तो टीम होनी चाहिए। तो भारत ने अपनी एक टेक्निकल टीम वहाँ भेजी है जो काबुल में है, बिल्कुल, जाके मदद करता है। इनका एम्बेसी, इनकी जो एम्बेसी दिल्ली में थी वो बंद थी। इन्होंने कहा कि हम चला नहीं पाएंगे, मुश्किल है, स्टाफ जो पुराना था वो चला गया था। लेकिन अब जो है वो भी काउंसलर्स 2 अपॉइंट किए हैं, और वो भी एम्बेसी तो प्रॉपर नहीं चल पाएगी, लेकिन जो इंटरेक्शन है वो होता रहेगा। बातचीत का दरवाजा खुल गया है, बातचीत का दरवाजा खुल गया है, और उससे दोनों का फर्क पड़ा है। और जैसे हमने कहा कि मीटिंग्स 2021 से होती रही हैं तालिबान के साथ, इनके साथ, लेकिन मुख्य जो भारत इनको देता रहा है ह्यूमैनिटेरियन में, वीट देखिए, गेहूं, और जो फूड आइटम्स हैं, मेडिसिन्स, आप देखिए बहुत बड़ी मदद की है भारत ने उनको। जबकि इतनी महामारी कोरोना की फैली थी, उसमें फूड ग्रेन्स, तो ये जो है मदद उनको ज़्यादा जरूरी है। और अब जैसे वो कह रहे हैं कि जो रुके प्रोजेक्ट्स हैं, कि उनको पता है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, बिल्डिंग्स, इन चीज़ों में भारत कर चुका है इतना, और वो और मदद चाहते हैं कि उनको पता है कि भारत की बिना दूसरा कोई कर नहीं पाएगा, निस्वार्थ मदद नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। और देखिए अभी आप बाकी बात छोड़िए, जनवरी 24 में उन्होंने 10 देशों को बुलाया था, उन्होंने एक वहाँ पर रीजनल कोऑपरेशन की मीटिंग के लिए काबुल में, जिसमें उन्होंने भारत को भी बुलाया था। तो उन 10 देशों में भारत भी था। तो ऐसे करके वो खुद आउटरीच करना चाहते हैं। तो ऐसी जहां मदद की जरूरत है, भारत हमेशा जो है नेवर फर्स्ट की पॉलिसी तो रखा ही है भारत ने, और मदद देना चाहता है। बिल्कुल। तो ये जो कुछ आइटम्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने आप आ रही हैं। अभी आप देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान जो सोचता था कि हम कब्जा करके रहेंगे, मेरा सब कुछ वहां पर चलेगा अफगानिस्तान में, अब उनकी आपस में लड़ाई हो गई है, नहीं बन रही है, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए तालिबान से अच्छा हमको कोई मिल नहीं सकता। तो एक ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छी है। दूसरा देखिए, अफगानिस्तान की भी मुश्किलें हैं। अफगानिस्तान को भारत ये कहता रहा है कि देखिए टेररिस्ट को अपने पर पनपने मत दीजिए। जो आप इतना पहले होता रहा है इनके यहाँ ड्रग्स का, वो मैंने से रोका जाए। ह्यूमन जो एंगल है उसको देखना, तो उस पर ऑलरेडी उन्होंने भरोसा दिया है कि कार्रवाई कर रहे हैं। और आप देखिए आज की तारीख में कोई बहुत बड़ा ऐसी कोई चीज नहीं आई अफगानिस्तान की तरफ से। तो इसका मतलब वो भरोसा दे रहे हैं। अगर वो भरोसा दे रहे हैं तो हमें वो भरोसा वो भी चाहेंगे बढ़ रहे हैं कि मदद उनकी होनी चाहिए। बिल्कुल। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए जहां आपने चीन का नाम लिया, चीन ने बहुत कोशिश की है अफगानिस्तान के अंदर घुसने की, इंक्लूडिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उसको लेने की कोशिश की है। रूस भी चाहता है, लेकिन मेरे ख्याल से तालिबान ये समझ गया इतने सालों में कि कौन उसका सगा है। बिल्कुल, कौन उसकी उससे लेना नहीं चाहता, उसको देना ही कुछ चाहता है। जो उइघर मुसलमान हैं चीन में, जिनका बहुत ज्यादा उनके ऊपर चीन उनको दबा के रखा हुआ है, जुल्म कर रहा है, जो चीज, और इनके बिल्कुल बगल में है। चीन को अफगानिस्तान में मेरे ख्याल से इसलिए आना चाहता है कि वो रोक सके कि वो चीज आगे नहीं बढ़े, उसकी मदद तालिबान नहीं करें, जबकि तालिबान तो बोल चुके हैं उनकी मदद करने के लिए। बिल्कुल। तो एक ये भी है, भारत के लिए भी एक है कि उधर थोड़ा सा रोक सकता है चीन का एग्रेशन, अगर चीन, क्योंकि चीन तो वही है, डेट डिप्लोमेसी लेके चलेगा। दूसरी चीज देखिए, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसके पास सी के लिए कुछ है नहीं, तो ट्रेड कहां से करेगा। बिल्कुल। पाकिस्तान से उसकी वैसी नहीं बन रही है जिस हिसाब से है, तो ट्रेड उसको रूट तो चाहिए। सबसे बड़ी चीज भारत ही दे सकता है, और ऑलरेडी जो रूट, अगर वो काबुल से लेके चाबहार तक अगर वो सड़क बन रही है, बन जाएगी, चाबहार भारत डेवलप कर ही रहा है ईरान के लिए, तो वो चीज अगर जिस दिन हो जाती है तो वो
अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मदद साबित होगा, सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, उस इलाके के बिल्कुल और भी देशों के लिए। तो बिल्कुल। ये अफगानिस्तान को भी ये पता है कि कैसे हो सकता है। दूसरा, जो अभी इनके फॉरेन मिनिस्टर ने मार्च में बोला है कि भारत को चाहिए कि और वीसा दे इनके स्टूडेंट्स को, कि काफ़ी स्टूडेंट्स उनके भारत में आते थे पढ़ने के लिए, इनको स्टूडेंट्स वीसा चाहिए। पेशेंट्स को, पेशेंट केयर नेचुरली वहाँ पर इतनी नहीं है। भारत बहुत मदद दे रहा है मेडिसिन में। बिजनेसमैन, ड्राई फ्रूट्स एंड बाकी चीज़ों के लिए बहुत बड़ा मार्केट भारत था उनका। तो इन चीज़ों के लिए उन्होंने ऑलरेडी अपना रिक्वेस्ट किया है भारत से। तो आई एम श्योर कि ये जरूर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री चाहते ही हैं, जो भी चीज़ें होंगी इनको देख करके, सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए और इंटरनेशनल जो भी रूल ऑफ लॉ है, जो भी है, उसको देखते हुए इसके ऊपर जरूर काम करेंगे। बट फिर भी आप देखिए, हम जो पहले भी जाते थे और अभी भी आप ट्रेड फेयर में जाइए नवंबर में, जो लगता है इनका एक बहुत बड़ा होता था ड्राई फ्रूट्स का, जो अफगानिस्तान से वहाँ पर आता रहता था। तो ये चीज़ें तो हैं पुरानी, जो इस चलती आ रही हैं। और देखिए, मैं ये भी कहूँगा कि एक अफगानिस्तान के साथ हमें और ज़्यादा कोऑपरेशन करना चाहिए, भले कीमत थोड़ी देनी पड़े हमें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक रास्ता खुला रहेगा पाकिस्तान और चीन को भी कंट्रोल करने के लिए। तो इनके साथ सब कुछ देखते हुए, मतलब मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें हैं, जो हम बात कर रहे थे, जो तालिबान के लिए है कि भाई इंटरनेशनल लॉज फॉलो करें, ह्यूमैनिटेरियन एंगल, चाहे ड्रग्स का है, चाहे टेररिस्ट का है, चाहे विमेन एजुकेशन का है, सारी चीज़ें हैं। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे हो सकता है वो आएंगे इस पर, तो उसके देखते हुए वो भी होना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं हो कि उनके यहाँ भुखमरी हो, लोग ऐसे बिल्कुल छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे किसी चीज़ पर। और भारत ये एक स्टेप ले चुका है और इससे लग रहा है काफ़ी फायदा होगा अफगानिस्तान को, भारत को और बाकी मुल्कों को, बाकी देशों को। भारत लगातार ये कहता रहा है, खैर वाजपेयी जी ने ही इसकी शुरुआत की थी कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और शायद पड़ोसियों को लेकर भारत हमेशा पॉजिटिव रहा है। ये भी सही बात है कि चीन और पाकिस्तान जैसे उसके पड़ोसी उसको समय समय पर जख्म देते रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान से आने वाले समय में भारत के रिश्ते कैसे होते हैं। फिलहाल आज के शौर्य पथ में हमें, यानी कि मैं अंकित सिंह और ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी सर को दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।